हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण पर चर्चा करेंगे और वो होगा मानचित्र अभ्यास। 12th बोर्ड क्लास में इस समय जो 2021 की परीक्षा है उसके लिए जो मानचित्र का वेटेज है वो है 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स मानचित्र के होंगे। आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसमें से 2 स्थान आपको लोकेट करने पड़ेंगे और 3 स्थान आपको पहचानना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ये मैप आपके वही होंगे जो आपकी बुक में दिए गए हैं। तो उन मानचित्र का अभ्यास करते हैं। कोरोना काल में आपकी क्लासेज ज़्यादातर ऑनलाइन रही हैं, आप घरों पे रहे हैं, तो मानचित्र का अभ्यास ऑनलाइन माध्यम से इस तरह से करेंगे। आप भी ब्लैंक मानचित्र साथ में रखेंगे और उस मानचित्र को हमारे साथ आप फिलअप करेंगे। तो महत्वपूर्ण स्थान कौन से हो सकते हैं? देखिए, आपके सब्जेक्ट में पहली बुक से क्या संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं, इसको ध्यान दीजिए। जैसे आपसे पूछ लिया गया सिंधु सभ्यता के 5 स्थल। अब ये 5 स्थल में से हो सकता है कि 2 स्थान पहले से सिंधु सभ्यता के दिखा दिए गए हों, उनको आपकी पहचान करनी है। उसमें क्लू दिया रहेगा कि प्लेस ए, प्लेस बी, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल, इनका नाम लिखिए। जो मानचित्र में पहले से चिन्हित होगा उसकी पहचान करने के लिए आपको कोई ना कोई संकेत दिया जाएगा। अगर वो फ्रीडम स्ट्रगल से संबंधित है तो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित स्थल, 1857 से संबंधित स्थल। तो इस तरह से आपके पास क्लू होगा जिससे कि आप उसकी पहचान कर सकें। तो सिंधु सभ्यता से संबंधित 5 स्थल या प्रमुख महाजनपद, अशोक के अभिलेख। अब इसमें क्वेश्चन हो सकता है 2 स्तंभ लेख या 2 महाशिलालेख या 2 लघु शिलालेख, ऐसा हो सकता है। फिर बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल, उसमें स्तूप भी पूछा जा सकता है या महात्मा बुद्ध के जन्म और मृत्यु से संबंधित स्थल, वो चिन्हित कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसकी पहचान कीजिए, या उनको दिखाना पड़ जाए, आपको लोकेट करना पड़े, तो उन्हें कैसे चिन्हित करेंगे या उनकी पहचान कैसे करेंगे। आइए, ये कुछ मुख्य क्वेश्चंस हैं जो पहली बुक से हैं, इन्हें आप नोट कर लें। अब हम सिंधु सभ्यता के जो 5 स्थल हैं इनको आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। इन्हें आपने नोट कर लिया होगा। इनको आपको ब्लैंक मानचित्र में, जो आउटलाइन मानचित्र आपने खरीदा है, उसमें आप फिलअप करेंगे। ओके, आइए साथ साथ भरते हैं। सिंधु सभ्यता के 5 स्थल। सिंधु सभ्यता के 5 स्थल क्या हो सकते हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मांडा, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल,
रंगपुर, नागेश्वर, कोटदीजी, चन्हूदड़ो, ये इतने स्थान ऐसे हैं। एक स्थान और है राखीगढ़ी। ये स्थान सिंधु सभ्यता के अति महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हीं में से आपको भरने को भी आ सकता है या पहचान करने के लिए भी आ सकता है। इतने स्थान पर्याप्त हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। आइए एक एक को हम भरते हैं। अब मानचित्र आपके पास आधुनिक भारत का मानचित्र दिया हुआ है। अगर हम प्राचीन भारत का मानचित्र देखेंगे तो लगभग ऐसी आउटलाइन आएगी, जो पाकिस्तान का ये क्षेत्र। मानचित्र में अशुद्धियां ना हो, इसके लिए कुछ चिन्ह आपको स्वयं अपने आप डेवलप करने पड़ेंगे। ऐसी समझ विकसित करनी पड़ेगी कि यह स्थान किस दिशा में है, कितनी ऊंचाई या कितने उत्तर या दक्षिण में है। तो इस तरह से आप देखेंगे। आपने भारत का मानचित्र देख रखा है आधुनिक भारत का। ये गुजरात है। गुजरात में जो अरब सागर के किनारे बिल्कुल ऊपर टुड्डी जैसा है, ये है नागेश्वर। यहां आप नागेश्वर लिख देंगे। द्वारका के पास, गुजरात में द्वारका के पास ये नागेश्वर है, सिंधु सभ्यता से स्थल है। इसी तरह गुजरात में जो एक खंभात की खाड़ी है, अरब सागर खंभात की खाड़ी, यहाँ पर दो स्थान हैं, लोथल और रंगपुर। लोथल और इसका नाम लिख देंगे रंगपुर। लोथल और रंगपुर हो गया। गुजरात का जो ये दो भाग है, ऊपर वाला भाग, इसके लोथल और रंगपुर की सीध में जाएंगे। ऊपर यहाँ बीच में लिखेंगे, ये जो कच्छ का तरफ का इलाका है, यहाँ धौलावीरा। ये बहुत बड़ी साइट है, आर.एस. बिष्ट द्वारा खोजी गई। तो धौलावीरा, ओके। तो गुजरात में 4 साइट हो गई, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल, धौलावीरा। अब एक तरफ चलिए, जब हम धौलावीरा से ऊपर जाते हैं और जहाँ ये मानचित्र राजस्थान का जैसलमेर वाला क्षेत्र है, ये मुड़ता है पश्चिम की ओर। इसके नीचे पाकिस्तान में यहाँ पर एक बस्ती थी, चन्हूदड़ो। ये शिल्पकारों की बस्ती थी, चन्हूदड़ो। अब ये चिन्ह आपको विकसित करने पड़ेंगे कि ये जो जैसलमेर वाला पार्ट है, इसके नीचे है, पाकिस्तान में है। इससे ऊपर चलेंगे, जैसलमेर के सामने आएंगे और इसके पास 2 स्थान है। ये स्थान पहला वाला है कोटदीजी, दोनों साथ साथ है। और ये है जो मुख्य स्थान है, मोहनजोदड़ो। तो भारत में जो ये चोलिस्तान का इलाका है, जैसलमेर बाड़मेर का इलाका, इसके सामने आएंगे और इस ऊंचाई पर पाकिस्तान में अगर आपने मोहनजोदड़ो भरा है तो सही है। ओके, तो आपने मोहनजोदड़ो को देख लिया, मोहनजोदड़ो को चिन्हित कर लिया। मोहनजोदड़ो ये भारत में जैसलमेर वाले क्षेत्र के सामने आ जाइए, पाकिस्तान में। अब इससे ऊपर चलेंगे, उत्तर में आगे बढ़ेंगे। ये राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा, हरियाणा में सीमा से मिलता हुआ स्थान है ये राजस्थान, हरियाणा। राजस्थान में पड़ता है कालीबंगा। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये कालीबंगा, पश्चिमी सरहद पर। और इसके इधर पाकिस्तान में चले जाएंगे
कालीबंगा से थोड़ा सा उत्तर में दिखाएंगे आप, हड़प्पा। हड़प्पा कालीबंगा से उत्तर और पूर्व में बनावली और राखीगढ़ी। बनावली और दूसरा स्थान है राखीगढ़ी, दोनों हरियाणा में। ये पंजाब में वी आकार की घाटी जैसी आकृति दिख रही है आपको, ये अमृतसर यहाँ इसके नीचे है। यहाँ ऊपर जहाँ मानचित्र जम्मू कश्मीर में जब जाते हैं, यहाँ पर आप दिखाएंगे मांडा, जो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सरहद थी, उत्तरी सीमा थी। तो कालीबंगा हो गया, कालीबंगा से उत्तर हल्का सा पूर्व में बनावली, राखीगढ़ी, इधर आपने हड़प्पा मार्क कर दिया है, मांडा जम्मू कश्मीर में। तो ये हो गए सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थान। अगर एक चीज पूछ लिया जाए, सूतकांगेन-डोर जो सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा पर स्थित क्षेत्र था, पाकिस्तान में बिल्कुल आखिरी किनारे पर, यहां पर एकदम पश्चिम में, यह है सूतकांगेन-डोर। ओके, बिल्कुल समुद्र किनारे। इसी तरह सिंधु सभ्यता की जो पूर्वी सीमा पर स्थित स्थान था, आलमगीरपुर है, मेरठ के पास, जहां आपने राखीगढ़ी का खा लिखा है, इसके स्थान पर मेरठ के पास है आलमगीरपुर, यह स्थान। ओके, तो ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थान हो गए। इन स्थानों में से किसी को चिन्हित कर दिया जाए या किसी की पहचान करने के लिए किया जाए, तो मेरा मानना है आप अब भली भांति इसको सीख चुके हैं। आवश्यकता इन स्थानों को भर करके आप अभ्यास करिए, 2 बार 3 बार आप अभ्यास कर लीजिए, हो गया। मानचित्र कठिन नहीं है, केवल एक बार समझ से भरिए, हड़प्पा से संबंधित स्थान हो गए। अब आइए हम दूसरे उस पर चलते हैं, जो आपके पुस्तक का दूसरा अध्याय है, वो है भारत के प्रमुख महाजनपद। तो महाजनपदों को एक बार हम देख लेते हैं। भारत के प्रमुख महाजनपद क्या क्या हो सकते हैं, इसको देखिए। ओके, प्रमुख महाजनपद। अब प्रमुख महाजनपदों में से सबसे प्रमुख कौन था, आप जानते हैं, मगध। मगध सबसे प्रमुख था, तो मगध महत्वपूर्ण है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। इसी तरह अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैनी। कौशल, नेक्स्ट बज्ज, गांधार। गांधार की राजधानी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तक्षशिला, मत्स्य, ओके, ये कुछ प्रमुख महाजनपद हैं, इनको आप भर लेंगे। एक दो और हैं, कुरु और पांचाल। एक तरफ से भरते हैं कि प्रमुख महाजनपद कौन से। महाजनपद राज्य की तरह थे, उनका विस्तार क्षेत्र था।
तो जब आप इनको प्रदर्शित करेंगे तो उनको बिंदु से प्रदर्शित नहीं करेंगे। जहाँ उनका विस्तार क्षेत्र था वहाँ आप उनका नाम लिख देंगे केवल। नगर की तो लोकेशन होती है, स्थान पे होता है, 150 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में बसा होता है, लेकिन राज्य बहुत दूर तक हैं तो इनको एक बिंदु से नहीं दिखाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब मगध कहाँ है? मगध आज का जो बिहार है उसमें, यहाँ पर हम केवल लिख देंगे मगध। ओके। इसी तरह बज्ज उत्तरी बिहार में, जिसकी राजधानी थी वैशाली। उत्तर प्रदेश में कोसल, पांचाल, ये पांचाल को हमने एरो से दिखाया है। पांचाल उत्तर प्रदेश में, ये जो बरेली शाहजहांपुर का क्षेत्र था यहाँ पर था। कुरु दिल्ली हरियाणा इंद्रप्रस्थ राजधानी थी, तो दिल्ली और हरियाणा में विस्तृत था कुरु। मत्स्य कुरु के नीचे राजस्थान में मत्स्य महाजनपद। कुरु के ठीक नीचे एक और महाजनपद था मथुरा, उसकी राजधानी थी सुरसेन। मत्स्य की राजधानी वैराट थी, वही विराट जो महाभारत के समय में जिसका उल्लेख है, राजा विराट। तो राजा विराट मत्स्य महाजनपद के शासक थे। नेक्स्ट तक्षशिला, इसको देखिए आप। जहाँ ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, इसके सामने आएंगे पाकिस्तान में, इसके ठीक सामने यहाँ पर तक्षशिला भर देंगे, ये राजधानी थी। और ये महाजनपद था गांधार। महाभारत में जहाँ उल्लेख मिलता है कि गांधारी यहाँ की थी, तो ये गांधार है, गांधार महाजनपद, तक्षशिला राजधानी। एक महाजनपद था महाराष्ट्र में अस्मक, नर्मदा नदी के दक्षिण में। ये महाजनपद सबसे सुदूरवर्ती दक्षिण में महाजनपद था। अब इसके उत्तर में जो मध्य भारत का इलाका है, यहाँ था जिसकी राजधानी उज्जैनी, आप यहाँ दिखाएंगे अवंती। उज्जैनी, उज्जैनी को आप इस हिसाब से चिन्हित करेंगे, जो गुजरात का ये कच्छ की खाड़ी है, इस कच्छ की खाड़ी से बिल्कुल सीधी रेखा में, लगभग यहाँ से मकर रेखा, लगभग यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, और उज्जैनी बिल्कुल कर्क रेखा पर स्थित है। उज्जैनी की स्थिति कर्क रेखा पर है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि कच्छ की खाड़ी से एकदम सीधी रेखा पर मध्य प्रदेश में दिखाना है उज्जैनी को। ये अवंती की राजधानी थी। तो प्रमुख महाजनपद ये हो गए कौन कौन से? सबसे पहले हमने मगध को भरा बिहार में। उत्तरी बिहार में बज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। फिर उत्तर प्रदेश में अयोध्या, इसकी श्रावस्ती राजधानी थी कोसल की। कोसल की राजधानी श्रावस्ती। उसके बाद बरेली का जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है, उसमें पांचाल, बरेली में जहाँ आज बरेली है वहाँ पर पांचाल की स्थिति थी। दिल्ली और हरियाणा के आसपास कुरु महाजनपद, कौरव और पांडव यहीं के रहने वाले थे। मथुरा के पास सुरसेन। राजस्थान में ये मत्स्य महाजनपद, करौली, अलवर, ये जो भाग था मत्स्य। पाकिस्तान में हमने भरा गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला। मध्य प्रदेश में अवंती, राजधानी उज्जैनी, ये शहर भी पूछा जा सकता है। अस्मक, ये सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद था। ओके,
तो ये हो गए प्रमुख महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, ये कई मामले में महत्वपूर्ण है, तो इसकी स्थिति देख लीजिए। मगध की जो राजधानी है पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे स्थित थी, तो लगभग इसको हम रिव्यू करेंगे। ये स्थिति आएगी, गंगा नदी के किनारे, यहाँ से ऐसे गंगा और यमुना निकलती हैं और ये दोनों इलाहाबाद में मिल जाती है। बनारस से आगे चल करके पाटलिपुत्र से होती हुई गंगा आगे जाती है। बनारस पहले पड़ेगा, वाराणसी, फिर पाटलिपुत्र, ये इलाहाबाद। गंगा यमुना दोनों इलाहाबाद में मिलती हैं, उसके बाद बनारस, वाराणसी के बाद पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र की स्थिति ये है। ओके, तो पाटलिपुत्र पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। चित्र कार्य में और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? जो तीसरा चैप्टर है आपका अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख पूछे जा सकते हैं। और अभिलेख में स्तंभलेख, महाशिलालेख या लघु शिलालेख, ये तीनों हो सकते हैं। तो कम से कम महत्वपूर्ण 2 स्तंभलेख, 2 महाशिलालेख, 2 लघु शिलालेख तो बिल्कुल बाय हार्ट होने चाहिए, और इनको चिन्ह से आप प्रदर्शित करेंगे, इनके लिए संकेत बनाएंगे। अगर आपको प्रदर्शित करना है, मान लीजिए आप स्तंभ लेख दिखा रहे हैं, उसके लिए एक चिन्ह बनाएं और उस स्थान पर ये त्रिकोण दिखा देंगे। अब दिल्ली के पास 2 स्थानों पर ऐसे स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं, टोपरा और मेरठ, जिनको दिल्ली ला करके अब दिल्ली में लगा दिया गया है। लेकिन वो प्राप्त कहाँ हुए हैं? टोपरा और मेरठ। ये देखिए, ये नेपाल की सीमा यहाँ प्रारंभ होती है। नेपाल के इस दक्षिणी कोने से अंदर की ओर जाएं, लगभग बीचों बीच में ये स्थान है दिल्ली। दिल्ली से हल्का सा उत्तर में, उत्तर पूर्व में मेरठ, यहाँ से शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो यहाँ क्या बनाएंगे? ट्रायंगल। आपने ट्रायंगल का निशान लिया है। और दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाएंगे, यहाँ टोपरा है, टोपरा में स्तंभलेख है, मेरठ में है, टोपरा में है, सारनाथ में है, सांची में है। सांची की स्थिति मध्य प्रदेश में, सांची है, कौशाम्बी है, सारनाथ है, इन स्थानों पर ट्रायंगल बनाते रहेंगे। तो मेरठ, टोपरा, सांची, कौशाम्बी, सारनाथ। ओके, यदि आपसे यहां पर एक ऐसे आयकन बना दिया जाए और ये कौन सा स्तंभलेख है, ये पूछ लिया जाए, तो ये कौन से स्तंभलेख हो सकते हैं? इनको थोड़ा देखना पड़ेगा। बिहार में यहां उत्तरी बिहार का जो तराई क्षेत्र है, यहाँ सबसे पहले लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अर्राज, रमपुरवा, निंगली सागर, ये स्तंभलेख उत्तरी बिहार में तराई क्षेत्र में, नेपाल की तराई जो क्षेत्र है यहाँ पर है। सबसे पहले ये निंगली सागर आपको जिसमें दिखाया मैंने, ये लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अर्राज, रमपुरवा, निंगली सागर और इधर है। तो निंगली सागर, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अर्राज,
रंप्रवा। अगर वो दिखाया गया है तो आप उसकी पहचान कर दीजिए, अन्यथा दिखाने के लिए आप दो याद करें केवल, मेरठ और टोपरा। सांची भी आसानी से दिखा सकते हैं, जहां आपने उज्जैनी दिखाई थी उसी सीध में आप आगे जाएंगे, मध्य प्रदेश में सांची। कौशाम्बी है, बनारस के पास सारनाथ है, ये स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। तो अशोक के स्तंभ लेख हो गए। अशोक के महाशिलालेख जो बड़ी चट्टानों पर काटे गए हैं। अब महाशिलालेख के लिए फिर आयकन एक बना देंगे। मानचित्र को अगर आप हमारे साथ भरते हुए पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं। अब देखिए महाशिलालेख को कैसे दिखाएंगे। महाशिलालेख के लिए हमने एक आयकन बनाया गोले का। जिन स्थानों पर महाशिलालेख प्राप्त हुए हैं वहां हम इसे गोले से चिन्हित कर देंगे। गुजरात का जो ये खंबात की खाड़ी से नीचे अरब सागर वाला क्षेत्र है, यहां पर है गिरनार, जो गिरी सेंचुरी है जूनागढ़ में, गिरनार, ये महाशिलालेख है। ओके, इसी तरह सोपारा बंबई के पास, ओके, सोपारा है, गिरनार है, ये बड़े शिलालेख हैं। हो गए। पूर्वी सीमा पर आ जाइए, उड़ीसा, चिल्का झील के पास जौगढ़, जौगढ़ ये महाशिलालेख है। ओके, और आप बनना चाहते हैं दो शिलालेख जो पाकिस्तान में है, ऐसे दो महाशिलालेख हैं सहवाजगढ़ी मानसेरा, सहवाजगढ़ी और मानसेरा। तो आपसे दो शिलालेख के बारे में पूछा जा सकता है। दो शिलालेख कोई भी, सहवाजगढ़ी मानसेरा को आप याद कर सकते हैं, गिरनार सोपारा को याद कर सकते हैं, जौगढ़ है, ओके, धौली और जौगढ़ है, धौली ऊपर है। तो ये शिलालेख हो गए। अगर आपसे पूछ लिया जाए लघु शिलालेख, जो छोटी चट्टानों पर लिखे गए हैं, लघु शिलालेख के लिए हमने आयकन बनाया रेक्टेंगल। अब याद रखिए कि जो लघु शिलालेख हैं वो उत्तर भारत में केवल 3 हैं लघु शिलालेख। कहाँ कहाँ हैं? राजस्थान में भ्राब्रू, जयपुर के पास, जयपुर से दिल्ली के पास, और बैराट, बैराट और भाब्रू, भ्राब्रू, भ्राब्रू और बैराट। जो महत्वपूर्ण लघु शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम मिला है, आप यहां कर्नाटका में भरेंगे मास्की। यहां पर कई क्लस्टर आप इंस्क्रिप्शन प्राप्त होते हैं। सिद्धपुरु, सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, जतिन रामेश्वर, ये छोटे छोटे कई लघु शिलालेख यहां पर प्राप्त हुए। उदय गोलाम, ये यहां पर कर्नाटका में प्राप्त हुए। तो ये लघु शिलालेख कर्नाटका में मास्की का ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। भ्राब्रू और बैराट जयपुर से दिल्ली के रास्ते में, ओके। ये हो गए अशोक के स्तंभलेख, लघु शिलालेख और बृहद शिलालेख या महाशिलालेख। गिरनार वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। गिरनार है, सोपारा है,
इसी तरह अगर एक शिलालेख ये पूछ लिया जाए, यहाँ मेरठ के आगे मान लो यहाँ पर एक संकेत दिया हो चौकोर, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए मेरठ से उत्तर में और वो संकेत इस तरह गोले का हो जो महाशिलालेख का है, इसकी पहचान करिए। ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में गोला जो महाशिलालेख का चिन्ह है, इसकी पहचान करनी है आपको। तो देहरादून के पास कलसी, कलसी में अशोक का महाशिलालेख प्राप्त होता है। ओके, तो इसको भी याद रखिएगा, कलसी अशोक का महाशिलालेख है उत्तराखंड में। तो जो आपको अच्छा लगे, कम से कम 2 स्तंभलेख, 2 महाशिलालेख, 2 लघु शिलालेख अच्छे से आप उसे तैयार कर लेंगे। जो महत्वपूर्ण है उनमें से मैंने नाम बता दिया, गिरनार को, सुपारा को, सांची को, धौली और जौगढ़। जौगढ़ नीचे है, ऊपर है धौली। ये दोनों बड़े शिलालेख हैं, तो इन्हें आसानी से आप दिखा भी सकते हैं। समुद्र के किनारे हैं उड़ीसा में। सहवाजगढ़ी मनसेरा ये ऊंचाई पर हैं भारत के बिल्कुल पाकिस्तान में, जहाँ जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है उसके सामने। तो ये हो गए अशोक के शिलालेख। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान, महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली, उन्होंने अपना प्राण कहाँ त्यागा था, ज्ञान कहाँ प्राप्त किया, उपदेश पहला कहाँ दिया, या प्रमुख स्तूप, ये क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों को हम प्रदर्शित करेंगे, आपके साथ साथ उसको भी आप मानचित्र ले लीजिए, ब्लैंक मानचित्र, और उसे साथ साथ भरेंगे। साथ साथ भरने से क्या है कि आपका अभ्यास हो जाएगा और फिर उसे आप भूलेंगे नहीं। ओके, देखिए मानचित्र आपके सामने तैयार है। कुछ स्थान जो हट गए हैं उन्हें हम दिखा देते हैं फिर से। आइए, कौन से स्थान हो सकते हैं? जैसे भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, नेपाल में, लुम्बिनी नेपाल में है। ओके, बिहार में एकदम उत्तर में आप जाएंगे, यहां नेपाल में एक हल्का सा कट होगा, इस कट के पास ये स्थान है लुम्बिनी। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली। भगवान बुद्ध ने अपना शरीर कहाँ त्यागा? कुशीनगर। कुशीनगर भी नेपाल तराई में, लेकिन उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर ये उत्तर प्रदेश में, नेपाल की तराई में ही। भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश किस स्थान पर दिए? इसके कुशीनगर के पास में ही, इसको इसलिए भर लेते हैं श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश में है, नेपाल के तराई में। कुशीनगर से उत्तर और पश्चिम में जाएंगे। भगवान बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? अब आपने देखा था कि उत्तराखंड से निकलने वाली 2 नदियाँ, ये इलाहाबाद है, वाराणसी है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के नीचे, ठीक नीचे दक्षिण में बोध गया। बोध गया पाटलिपुत्र, ये आपका वाराणसी, इलाहाबाद, जिसको आज प्रयागराज कहते हैं। तो बोध गया वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया? सबसे पहले
बनारस के पास, बनारस से ठीक पास में बिल्कुल आप भर दीजिएगा, उत्तर में है सारनाथ। बनारस से 21 किलोमीटर ही है। तो बनारस के पास सारनाथ, जहां पहला उपदेश दिया। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली भी दिखाई, मृत्यु कहाँ हुई, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया, ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, बोध गया, और उन्होंने अपना उपदेश देना कहाँ चालू किया, सारनाथ। ओके, भगवान बुद्ध से संबंधित अगर स्थान पूछ लिया जाए स्तूपों के लिए, तो ये आंध्र प्रदेश में जहाँ से मानचित्र पूर्व की ओर फैलना चालू होता है, इस स्थान पर एक दो महत्वपूर्ण स्तूप थे, अमरावती, नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा, अमरावती और नागार्जुन कोंडा, ये दो स्तूप। इसी तरह आपने यहाँ सांची भरा था, सांची का स्तूप, इलाहाबाद ये है, सांची का स्तूप महत्वपूर्ण है। सांची का स्तूप हो गया, नागार्जुन कोंडा का हो गया, अमरावती का स्तूप हो गया। ओके, ये प्रमुख स्तूप हैं। सारनाथ में भी स्तूप है, धमेख स्तूप। अगर सारनाथ को इस तरह से न पूछें, मान लो यहाँ चिन्ह लिखा दिया गया और कहा गया कि ये इस स्तूप की पहचान कीजिए, तो सारनाथ में स्तूप है, धमेख स्तूप। ओके, तो सारनाथ ये महत्वपूर्ण स्तूप हैं। सारनाथ है का स्तूप, सांची का स्तूप, नागार्जुन कोंडा का स्तूप, अमरावती का स्तूप, ये महत्वपूर्ण स्तूप हो गए। तो बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध से संबंधित ये स्थान आपसे पूछे जा सकते हैं। महावीर स्वामी जैन, उनका जन्म कहाँ हुआ था? ये पाटलिपुत्र के उत्तर में हमने आपको बताया था, वैशाली, लगभग इस स्थान पर वैशाली में जन्म हुआ था उनका। पावापुरी में मृत्यु हुई थी। मृत्यु उनकी पावापुरी में। ओके, ये भी बिहार में है, वैशाली के पास में ही है, यहीं पे दिखा देंगे। बज्ज महाजनपद के अंतर्गत ही पावापुरी। तो वैशाली में जन्म, पावापुरी में मृत्यु। जैन धर्म से संबंधित स्थान प्रायः मानचित्र में नहीं पूछे जाते, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान पूछे जा सकते हैं। अजंता याद रखिएगा, महाराष्ट्र में अजंता। नासिक के पास चैत्य हैं, कार्ले चैत्य और भाजा चैत्य। ये नासिक के पास दो चैत्य हैं, कार्ले और भाजा, महाराष्ट्र में। अजंता गुफा चित्रकारी के लिए महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था पुहार, ये बंदरगाह पूछा जा सकता है। ये यहाँ मानचित्र में एक हल्का सा ये बाहर की ओर निकला हुआ दिखाई पड़ेगा आपको, इसी बिंदु पर पुहार बंदरगाह, ये पुहार बंदरगाह था। जो आज का कलकत्ता है बंगाल में, यहाँ बंदरगाह था ताम्रलिप्त बंदरगाह। ताम्रलिप्त बंदरगाह, पुहार बंदरगाह। यहाँ भरूच है, उसका नाम था भृगुकच्छ। भृगुकच्छ गुजरात में ये बंदरगाह था। तो प्राचीन बंदरगाह भृगुकच्छ, पुहार, नर्मदा नदी के किनारे भृगुकच्छ था और नर्मदा नदी से जलयान अरब सागर में आते थे। तो भृगुकच्छ जो भरूच है
उसको कहते थे भृगुकच्छ बंदरगाह, पुहार बंदरगाह और ताम्रलिप्त बंदरगाह। तो ये प्रसिद्ध बंदरगाह नगर हो गए। बौद्ध धर्म के स्थल आपने देख लिया, स्तूप देख लिया। ये सारे क्वेश्चन थे प्राचीन भारत के। मध्यकालीन जो इतिहास है उसमें क्या स्थान हो सकते हैं, उसको एक बार आइए देख लेते हैं। जो आपकी दूसरी किताब है मध्यकालीन भारत, उसमें कुछ स्थान महत्वपूर्ण हैं, उनको पूछा जा सकता है। जैसे मुगलों की राजधानी, पहले कहाँ राजधानी थी? आगरा। मैंने आपको बताया कि ये मानचित्र जहाँ नेपाल का ये दक्षिणी कोना है, इसके सामने जाते हैं आप तो दिल्ली से दक्षिण में पास में ही है आगरा। आगरा हो गया, दिल्ली हो गई, दोनों राजधानी रही मुगलों के समय में। ये वी आकार की घाटी आपको दिख रही है, इसके ठीक नीचे यहाँ पर अमृतसर है और यहाँ है लाहौर। तो मुगलों की राजधानी लाहौर भी रही। लाहौर, दिल्ली, आगरा, ये मुगलों की राजधानी रही। दिल्ली से नीचे आगरा, आगरा आप दक्षिण में हल्का सा दिखा, दक्षिण और पूर्व में दिखाएंगे दिल्ली से। उसके बाद लाहौर, ये 3 तो राजधानी हो गई। इसके अतिरिक्त मुगलों के समय के कोई भी प्रसिद्ध नगर उस तरह से नहीं पूछे जाते। विजयनगर साम्राज्य पे क्वेश्चन जरूर पूछा सकता है कि विजयनगर कहाँ था। अब आप देखिए लगभग मध्य में आएंगे, गोवा के सामने विजयनगर, कर्नाटका में विजयनगर। ये मध्यकालीन दक्षिण भारत का प्रमुख राज्य और उसकी राजधानी भी। ओके, तो विजयनगर है, आगरा है, दिल्ली है, लाहौर है। ये कुछ स्थान मध्यकालीन भारत के हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगली पुस्तक जो आपकी है तीसरी बुक, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास है, उसे हम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू। आप अपने मित्रों को भी इन वीडियोज़ को शेयर करेंगे, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।